वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएसआर ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आगे बढ़ेंगे। पिछले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जान लिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, कौन कौन से एंजाइम वर्क करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो हम लोगों ने अभी तक तो जान लिया था कि टोपो आइसोमरेज किस तरीके से वर्क करती है, हेलिकेज एंजाइम किस तरीके से वर्क करती है और आरएनए प्राइमेज एंजाइम किस तरीके से वर्क करती है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ लाइसेंसिंग फैक्टर के बारे में बात की थी कि CDT1 जो है वो हेलिकेज एंजाइम को लोड करने का वर्क करता है और CDC6 जो है वो एक्टिवेट करने का वर्क करता है हेलिकेज एंजाइम को। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना सब कुछ जान लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। डीएनए पॉलीमरेज की बात की जाए तो डीएनए पॉलीमरेज काफ़ी डिफरेंट तरीके की डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होती हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप्स की डीएनए पॉलीमरेज वर्क करती हैं और यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप्स की डीएनए पॉलीमरेज वर्क करती हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। लेकिन अगर हम सारे डीएनए पॉलीमरेज में सेम फीचर क्या होते हैं उसकी बात करें तो वो फीचर्स जो हैं वो इस तरीके से हैं। जैसे कि अगर डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डीएनए पॉलीमरेज सभी की सभी जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर पार्शली क्लोज्ड राइट हैंडेड का होता है। यानी इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है, राइट हैंड पार्शली क्लोज्ड होता है उस तरीके से, जिसमें कि यहाँ पर कुछ फिंगर डोमेन होंगे, ये थंब डोमेन होगा और ये पाम डोमेन होगा। जैसे एक हैंड होता है, हैंड के अंदर फिंगर होती हैं, थंब होता है और पाम होता है, तो उसी तरीके से ये पार्शली क्लोज्ड राइट हैंडेड स्ट्रक्चर की होती हैं सारी की सारी डीएनए पॉलीमरेज। सभी डीएनए पॉलीमरेज के फिंगर डोमेन के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि ओ हेलिक्स की होती है। किस तरीके से होती है देख लेते हैं। इस तरीके से होती है, जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज में यहाँ पर ये फिंगर डोमेन प्रेजेंट है और यहाँ पर ये थंब डोमेन प्रेजेंट है और ये पाम डोमेन प्रेजेंट है, जैसा मैंने आप लोगों को भी बताया था। तो यहाँ पर फिंगर डोमेन के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है और प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं, आप लोगों को पता होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो ओ हेलिक्स प्रेजेंट होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी अलग अलग कन्फर्मेशन होते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर अल्फा कन्फर्मेशन वाला स्ट्रक्चर होता है। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड्स का, तो ये भी प्रोटीन एमिनो एसिड्स का बना हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ पर आर्जिनिन प्रेजेंट है, लाइसिन प्रेजेंट है। आर्जिनिन और लाइसिन जो होते हैं वो बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं और बेसिक एमिनो एसिड्स होंगे तो उन पर पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, वो नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब नेगेटिव चार्ज जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। डीएनए की जो बैकबोन बनी हुई होती है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की बनी हुई होती है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है उसमें। अब एसिड है तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तो इसलिए फॉस्फोरिक एसिड के साथ इनका इंटरेक्शन हो जाता है। अब इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो डीएनए की बैकबोन है वो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बनाए रखेगा, जिससे कि बेस पेयरिंग होने में आसानी हो जाएगी। उसी के साथ साथ ये जो प्रोटीन है इसमें कुछ एमिनो एसिड ऐसे भी होते हैं जो विदाउट एनी चार्ज के, सेरीन और टायरोसिन की बात की जाए, इनके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है। तो इसलिए सेरीन और टायरोसिन क्या करते हैं, सेरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है टेम्पलेट के नाइट्रोजनस बेस के साथ और टायरोसिन जो है वो बॉन्डिंग बनाता है जो न्यूली न्यूक्लियोटाइड्स आके बाइंड करेगा उसके साथ। तो ये इस तरीके से बेस पेयरिंग में हेल्प करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर यही सब कुछ जो बताया था वो लिखा हुआ है। ओ हेलिक्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन में, फिंगर डोमेन में, वो अल्फा राइट हैंडेड अरेंजमेंट का होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ओ हेलिक्स में कुछ एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पॉजिटिवली चार्ज के बेसिक एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन जो प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करते हैं, वो भी किसके साथ, नेगेटिवली चार्ज वाले डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन के साथ, और ये हेल्पफुल होते हैं ताकि बेस पेयरिंग आसानी से हो जाए। दूसरी बात बताई थी मैंने आप लोगों को कि ओ हेलिक्स में कुछ सेरीन और टायरोसिन एमिनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि अनचार्ज पोलर और OH ग्रुप के होते हैं। अनचार्ज होते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे किसके साथ, टेम्पलेट के साथ जो कि डीएनए की टेम्पलेट है उसके साथ, और दूसरा जो है वो न्यूली इनकमिंग नाइट्रोजनस बेस यानी न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके साथ बेस पेयरिंग करेंगे।
बेस पेयरिंग कैसी होती है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो इन्हीं की वजह से बेस पेयरिंग जो है वो सही तरीके से हो जाती है काफ़ी हद तक। बेस पेयरिंग की बात अगर की जाए तो बेस पेयरिंग में हेल्पफुल वैसे तो डीएनए टेम्पलेट करता है। डीएनए टेम्पलेट में जिस तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन या साइटोनिन, वही बेस सिलेक्शन का वर्क करते हैं। बाकी ये हेल्प करते हैं कि किस तरीके से बेस सिलेक्शन होने का। तो इस तरीके से ये बेस पेयरिंग होती है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, आर्जिनिन जो है वो बैकबोन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करेगा, लाइसिन भी करेगा, और सेरीन जो है वो टेम्पलेट के नाइट्रोजनस बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। टायरोसिन न्यूली जो इनकमिंग नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डीएनए पॉलीमरेज में यहाँ पर जो बेस पेयरिंग हो रही है उस साइट को बोला जाता है एक्टिव साइट, क्योंकि यहाँ पर इलोंगेशन वर्क करती है। और ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, डीएनए पॉलीमरेज के पास केवल एक ही डोमेन होता है, इलोंगेशन डोमेन, यानी ये केवल बेस पेयरिंग करके डीएनए की बैकबोन को इलोंगेट कर सकता है, उसको इनिशिएट नहीं कर सकता। जैसे हम लोगों ने आरएनए प्राइमेज के बारे में पढ़ा था कि आरएनए प्राइमेज में इनिशिएशन डोमेन भी होती है और इलोंगेशन डोमेन भी होती है। वहाँ पर एक इनिशिएशन डोमेन थी और इलोंगेशन डोमेन थी। तो इनिशिएशन डोमेन क्या वर्क कर रहा था? वो इनिशिएट कर सकता था, यानी प्राइमर खुद से बना सकता था। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज में क्या है, यहाँ पर इनिशिएशन डोमेन प्रेजेंट नहीं होती है, केवल इलोंगेशन डोमेन ही प्रेजेंट होती है। इलोंगेशन डोमेन प्रेजेंट होने की वजह से ये प्राइमर नहीं बना सकते। तो इसलिए ये क्या करते हैं, जो प्राइमर आरएनए प्राइमेज ने बनाए हैं उनका यूज़ करते हैं इनिशिएट करने के लिए, और फिर उसके बाद इलोंगेट करते रहते हैं। तो ये जो प्राइमर यहाँ पर यूज़ किया जाता है ये आरएनए प्राइमेज के द्वारा बनाया गया था और इसको इनिशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3' OH ग्रुप हमें मिल जाता है। और 3' OH ग्रुप मिलने की वजह से फिर इसमें 1 by 1 न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहते हैं और इस तरीके से इलोंगेट करने का वर्क करता है डीएनए पॉलीमरेज। तो सभी डीएनए पॉलीमरेज में ऐसा नहीं होता है, कुछ डीएनए पॉलीमरेज हैं ऐसे जो कि प्राइमर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे कि ऐसे कौन कौन से हैं जो प्राइमर भी बना सकते हैं। लेकिन इलोंगेशन की बात की जाए तो सारे के सारे डीएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन का वर्क करते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट में यही दिया गया है कि डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट सिंथेसाइज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेम्पलेट, यानी कि यहाँ पर प्राइमर की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। इनको प्राइमर चाहिए ही चाहिए इलोंगेशन करने के लिए। अगर इलोंगेशन प्रोसेस पर आगे करनी है तो उसके लिए प्राइमर की ज़रूरत होगी ही। रिक्वायरमेंट जो है प्राइमर की वो कौन पूरी करता है? आरएनए प्राइमेज। इसीलिए आरएनए प्राइमेज का यूज़ किया जाता है प्राइमर बनाने के लिए। तो यहाँ पर वही सब कुछ दिया गया है, ऑल डीएनए पॉलीमरेज नीड प्राइमर और टेम्पलेट फॉर जंक्शन। और प्राइमर की फॉर्मेशन कहाँ से होती है वो मैंने आपको बता ही दिया गया। अब बात की जाए कि पेयरिंग किस तरीके से होती है। डीएनए पॉलीमरेज को 3' OH की ज़रूरत पड़ती है प्राइमर के लिए, तभी वो इलोंगेशन प्रोसेस आगे वर्क कर सकता है। फिर क्या होता है, उसमें जो प्रोसेस है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है वो देख लेते हैं। जब डीएनए प्राइमर आरएनए प्राइमेज के द्वारा बनाकर यहाँ पर भेज दिया जाता है तो यहाँ पर 3' OH जो होता है प्राइमर का, वो जो न्यूक्लियोटाइड आएगा यहाँ पर बाइंड करने के लिए, बेस पेयरिंग करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एडेनिन प्रेजेंट है तो वहाँ पर थाइमिन ही आएगा। तो बेस सिलेक्शन कौन करता है? बेस सिलेक्शन टेम्पलेट करता है। टेम्पलेट में यहाँ पर अगर ग्वानिन होता तो यहाँ पर साइटोसिन का ही सिलेक्शन होता। तो इसलिए एग्जाम में अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि बेस सिलेक्शन कौन करता है, बेस सिलेक्शन टेम्पलेट करता है। अब यहाँ पर बाइंडिंग किस तरीके से होती है, बाकी पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो न्यूक्लियोटाइड बाइंड होता है वो न्यूक्लियोटाइड किस तरीके का होता है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट होता है, या न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होता है। तो यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का ही यूज़ किया जाता है। इसके बारे में एक लेक्चर में आप लोगों को बता ही दिया था। तो यहाँ पर जब ये अल्फ़ा, बीटा और गामा जो फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं उनमें से केवल एक फॉस्फेट रह जाता है बाइंड होने के लिए, और बाकी के बीटा और गामा जो फॉस्फेट होते हैं वो निकल जाते हैं। तो किस तरीके से होती है पेयरिंग? सबसे पहले तो ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आकर बाइंड करते हैं। बाइंड करने के लिए सिलेक्शन कौन करता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड करता है। सिलेक्शन करने के बाद जो 3' OH है वो बाइंडिंग करेगा अल्फ़ा ग्रुप के साथ फॉस्फेट के, और जो बीटा और गामा है वो यहाँ से
डिटैच हो जाएंगे और ये यूज़ किए जाएंगे फ्री एनर्जी के लिए। और फ्री एनर्जी यूज़ करने के बाद ये एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर अब बाइंडिंग हो गई है तो डीएनए पॉलीमरेज अब आगे चला जाएगा और फिर यहाँ पर जो पेयर है उससे बाइंडिंग करेगा। तो ये आगे जाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है डीएनए पॉलीमरेज को। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? वो एनर्जी यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप निकले हैं बीटा और गामा, वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, यानी ट्रांसलोकेट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इसलिए एनर्जी भी चाहिए होती है डीएनए पॉलीमरेज को, वो यहाँ से मिल जाती है और पेयरिंग इस तरीके से हो जाती है। 3' OH ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 5 राइबोस शुगर का है, उसके साथ बाइंड हो जाता है और यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है वो बाइंड हो जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस के साथ। तो इस तरीके से बाइंडिंग चलती रहती है। और यहाँ पर कुछ जिंक और मैग्नीशियम आयन भी प्रेजेंट होते हैं जो फेवर करते हैं इन दोनों को बाइंडिंग करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक ग्लूटामेट एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है जो कि डिस्क्रिमिनेटर का रोल प्रेजेंट करता है। इसका वर्क क्या होता है कि यहाँ पर जो रेप्लिकेशन हो रही है वो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है। अब डीएनए की रेप्लिकेशन में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं वो आरएनए वाले भी आ सकते हैं। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। अब यूरेसिल भी कभी कभी आ सकता है। अब यूरेसिल बाइंड तो नहीं हो सकता डीएनए में, क्योंकि डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमीन प्रेजेंट होता है। तो थायमीन और यूरेसिल में डिफरेंशिएट कैसे होगा? कभी कभी ऐसा हो जाए, मान लीजिए यूरेसिल आ जाए यहाँ पर बाइंड करने के लिए, क्योंकि सेल के अंदर तो काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड बनते रहते हैं और वो प्रेजेंट होते रहते हैं। तो यूरेसिल आकर बाइंड ना कर जाए, उसको निकालने का काम कौन करता है? ये ग्लूटामेट एमिनो एसिड जो प्रेजेंट होता है वो करता है। यानी कि ये केवल डीएनए बाइंडिंग को ही प्रेफर करेगा, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उन्हीं को प्रेफर करेगा। अगर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर बाइंड करेंगे तो उसको वो यहाँ से निकाल देगा। तो यही सब कुछ है। इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट बीटा और गामा जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ट्रांसलोकेशन के लिए, जो है जैसा कि अभी बताया था। rDNA polymerase extend 3' OH of primer. This is also called primer extension. 3' OH जो इनिशिएट करने के लिए प्राइमर का यूज़ किया जाता है, उसी में इलोंगेशन प्रोसेस आगे वर्क करती है। ये भी आप लोगों को बता दिया था किस तरीके से होती है। द सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड इज डिसाइडेड बाय टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये भी आप लोगों को बता दिया था कि टेम्पलेट स्ट्रैंड डिसाइड करता है कि जो पेयरिंग है वो किस तरीके से होनी है। डीएनए पॉलीमरेज का काम बस इतना होता है कि वो इलोंगेट कर देता है, जो भी डीएनए के प्राइमर आके बाइंड करते हैं उसको इलोंगेशन करने का काम करता है, इनिशिएट भी नहीं कर पाता है। बाकी बेस पेयरिंग किस तरीके से होनी है, सीक्वेंस सही तरीके से किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड अटैच होने हैं, वो काम कौन करता है? वो डीएनए टेम्पलेट करता है। DNA polymerase help in complementary base pairing but no discriminating role, hence it offers chance for DNA replication error. DNA replication के टाइम पर काफ़ी सारे एरर भी आते हैं, क्योंकि DNA polymerase का काम क्या है? वो तो इलोंगेशन करने का काम है। वो चेक नहीं करता है कि किस तरीके की पेयरिंग हो रही है, सही पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर चांसेस बनते हैं DNA एरर के। तो डीएनए में एरर तो आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर, लेकिन ये सारे के सारे जो एरर हैं वो रेप्लिकेशन के बाद रिपेयर हो जाते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है। लेकिन इस तरीके से प्रोसेसिबिलिटी आने की वजह से डीएनए पॉलीमरेज में डिलीशन म्यूटेशन से बचाया जा सकता है। अगर प्रोसेसिबिलिटी ना हो, इलोंगेट ना किया जाए, बीच में रुक जाए डीएनए पॉलीमरेज, तो वहाँ पर डिलीशन म्यूटेशन हो जाएगा और क्रोमोसोम जो है वो छोटा रह जाएगा। तो इस तरीके से डिलीशन म्यूटेशन को बचाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज में प्रोसेसिबिलिटी फीचर होता है और जो भी एरर आते हैं वो एरर आगे चलकर रिपेयर हो जाते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज के अंदर फीचर होता है डिस्क्रिमिनेशन का, कि वो किस तरीके से पता लगाए कि डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है या राइबो न्यूक्लियोटाइड है। ये आप लोगों को बता ही दिया था कि ग्लूटामेट प्रेजेंट होता है उसके अंदर, एक एमिनो एसिड। ग्लूटामेट क्या करता है? वो फ़र्क पता लगा लेता है कि ये डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है या राइबो न्यूक्लियोटाइड है, और इस तरीके से वो आरएनए की बाइंडिंग नहीं करने देता है। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो जितने भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं वैसे डीएनए में अगर बात की जाए डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, तो चारों की अपॉर्चुनिटी बराबर होती है। फ़र्क क्या होता है? डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पर कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है वही पेयर करेगा, तो अपॉर्चुनिटी बराबर मिलती है।
All DNA polymerase have 5' to 3' polymerase activity. This 5' to 3' polymerase activity is only the activity of elongation. It means DNA polymerase are elongation polymerase and not the initiating. ये बात आप लोगों को बताई दी थी कि DNA polymerase वर्क करता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में वर्क करता है, और 5' to 3' डायरेक्शन में वर्क करने का जो काम है DNA polymerase का वो केवल elongation का है, इनिशिएशन का नहीं है। अब देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज कितने टाइप्स के होते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज 5 तरह के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। वन बाय वन को देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो कॉनवर्ग एंजाइम भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले आर्थर कॉनवर्ग ने की थी इकोलाई से, तो इसलिए इसको कॉनवर्ग एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। वर्क क्या है, एक्टिविटी क्या है इसकी, 5' to 3' डायरेक्शन में पॉलीमरेशन करेगा, यानी इलोंगेशन करेगा 5' to 3', जो कि सभी डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है। और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसमें पाई जाती है। ये 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है? एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है एक तरीके से अगर कोई भी एरर आता है डीएनए में पॉलीमराइजेशन के टाइम पर, तो वहाँ पर ये एरर को पता कर रिपेयरिंग करने का काम शुरू कर देता है। तो ये एक यूनिक फीचर है डीएनए पॉलीमरेज का कि 5' to 3' डायरेक्शन में इलोंगेशन भी कर रहा है और इलोंगेशन के साथ साथ रिपेयरिंग करने का काम भी कर रहा है। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब यही है कि यहाँ पर रिपेयरिंग भी की जा रही है 5' to 3' डायरेक्शन में। तो ये यूनिक एक्टिविटी है कॉनवर्ग एंजाइम की, जो रेप्लिकेशन के साथ साथ की जाती है। बेसिकली डीएनए रिपेयर का काम जो किया जाता है वो रेप्लिकेशन के बाद किया जाता है, यानी पोस्ट रेप्लिकेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ वर्क कर रहा है, यानी को रेप्लिकेशन कर रहा है। और क्या फीचर है इसका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का, ये 3' to 5' डायरेक्शन में भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर लेता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सारे के सारे जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो पोस्ट रेप्लिकेशन के टाइम पर रिपेयर का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये कोर एप्लीकेशन भी कर सकता है 5' to 3' डायरेक्शन में, और 3' to 5' डायरेक्शन में पोस्ट एप्लीकेशन के टाइम पर भी रिपेयरिंग कर सकता है। तो ये फीचर्स हैं डीएनए पॉलीमरेज का। मेन काम जो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का वो है आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का, यानी आरएनए प्राइमर में जो एरर आते हैं कभी कभी उनको रिमूव करने का काम होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मेजर एंजाइम है रिपेयरिंग की, बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है, क्योंकि इसमें 5' to 3' डायरेक्शन में यानी इलोंगेशन वाले ही साइड में रिपेयरिंग का काम भी किया जाता है, यानी ये मेजर रिपेयरिंग एंजाइम है और मिसमैच को ये रिमूव कर देती है जिस डायरेक्शन में ये वर्क करती है। किस तरीके से वर्क करता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये डीएनए है, डीएनए में मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि डायरेक्शन जो है डीएनए की वो इस तरीके से होती है। जो डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा वो इस स्ट्रैंड पे वर्क करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। तो ये स्ट्रैंड में मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले तो एरर क्या है, एरर यहाँ पर ये है थायमीन के साथ थायमीन बाइंड कर किए हुए है। अब थायमीन के साथ थायमीन बाइंड किए हुए तो ये एरर है, क्योंकि थायमीन के साथ हमेशा एडेनिन बाइंड होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको पता लगा लेगा और 5' to 3' डायरेक्शन में बात की थी, 5' to 3' डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होती है उस डायरेक्शन में ये जो एरर है उसको पता लगाकर कट करेगा, और कट करने के बाद वहाँ पर एक निक की फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पर अगर कोई भी वाइंड नहीं है तो इसको निक बोला जाता है। और ये इतना करने के बाद अगली जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, वो आएगी, वो इसको सील कर देगी आके। यानी यहाँ पर जो भी एरर था, निक की फॉर्मेशन की थी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने, उसको रिपेयर करने का काम करेगी। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का जो वर्क होता है वो इतना ही होता है, 5' to 3' डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन का, 5' to 3' डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का, और 3' to 5' डायरेक्शन में रिपेयर का। तो इस तरीके से ये निक की फॉर्मेशन करती रहती है जहाँ जहाँ पर एरर होता है, और बाद में इन निक को फिल करने का काम डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का होता है। निक जो है वो एक तरीके से गैप होता है डीएनए में जहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट नहीं होता।
नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड्स के बारे में अभी बात कर ही ली थी। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट निक की फॉर्मेशन करती है उनको फिल करने का काम डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का होता है। तो बाकी एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज ये तो सभी में होती है, एलोंगेशन वाली प्रॉपर्टीज़, लेकिन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस यानी पोस्ट रेप्लिकेशन के बाद रिपेयर करने का काम जो करती है वो कौन करती है? डीएनए पॉलीमरेज सेकंड करती है। यानी निक ट्रांसलेशन का वर्क होता है इसका। मेन जॉब जो होती है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की वो निक ट्रांसलेशन की होती है। निक की फॉर्मेशन कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, और उनको फिल करने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज सेकंड करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात की जाए तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में भी वही फीचर है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये वर्क करती है। सभी डीएनए पॉलीमरेज का ये फीचर है। अगला फीचर 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ये एक्सोन्यूक्लियस का काम करती है, यानी प्रूफ रीडिंग का। डीएनए एरर जो भी आता है एलोंगेशन के बाद उसको दोबारा से चेक किया जाता है नेक्स्ट डायरेक्शन में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, तो वो वर्क करती है। यानी इसके पास दो फीचर होते हैं, एक तो इलोंगेशन करने का और दूसरा प्रूफ रीडिंग करने का। इलोंगेशन करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में और प्रूफ रीडिंग करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। मेन जॉब क्या होता है? मेन जॉब होता है मेजर डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। सबसे ज़्यादा रेप्लिकेशन का वर्क जो करती है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही करती है प्रोकैरियोट्स में, और ये दोनों स्ट्रैंड पर वर्क करती है, लीडिंग स्ट्रैंड पर भी और लैगिंग स्ट्रैंड पर भी। लीडिंग स्ट्रैंड पर ये कॉन्टिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन करती है और लैगिंग स्ट्रैंड पर ये डिसकॉन्टिन्यूस डीएनए रेप्लिकेशन करती है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही प्राइमर प्रेजेंट होते हैं। प्राइमर के बाद यहाँ पर बस लैगिंग स्ट्रैंड पर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज द मोस्ट प्रोसेसिव एंजाइम ऑफ बैक्टीरियल सेल विच गिविंग द जॉब ऑफ एंटायर डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में जितना भी डीएनए प्रेजेंट होता है सारा का सारा रेप्लिकेट किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा। तो यानी ये मोस्ट प्रोसेसिव एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बैक्टीरियल सेल में। इट हैज़ ए यूनिक कैरेक्टर एज इट फॉर्म हॉलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स विद क्लैंप लोडर। अब कुछ नॉन प्रोटीनियस एंजाइम प्रेजेंट होती हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, जैसे कि क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स जिसे रेप्लिकेशन फैक्टर सी बोला जाता है यूकैरियोट्स में, उसके साथ मिलकर ये हॉलो एंजाइम की फॉर्मेशन करती है। किस तरीके से होती है देख लेते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो कुछ नॉन प्रोटीनियस एंजाइम के साथ मिलकर हॉलो एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं। हॉलो एंजाइम का मतलब है इसमें बहुत सारी एंजाइम मिलकर वर्क करती हैं। बहुत सारी एंजाइम यानी प्रोटीन एक ही बात होती है। प्रोटीन कितनी? 10 से 12 प्रोटीन मिलकर एक एंजाइम की फॉर्मेशन करती हैं जिसे हॉलो एंजाइम बोला जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड पर वर्क करती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड पर वर्क करती है। ये बता ही दिया था, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन करेगी डीएनए स्ट्रैंड का और ये डिसकॉन्टिन्यूस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पर कुछ और प्रोटीन भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे टाउ आर्म, ये कुछ आर्म प्रेजेंट होती हैं, दो प्रोटीन होती हैं टाउ आर्म की। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। डीएनए पॉलीमरेज इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। और यहाँ पर गामा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं और बीटा स्लाइडिंग क्लैंप प्रेजेंट होते हैं, जैसे पीसीएनए बोला जाता है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में बीटा स्लाइडिंग क्लैंप बोला जाता है। ये कुछ क्लिप टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्लिप क्या करती हैं? डीएनए पॉलीमरेज जब वर्क करती है स्ट्रैंड पर तो इस तरीके से ये अटैच होती हैं। यहाँ पर ये लीडिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा? जो टेम्पलेट के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हैं उनसे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। टेम्पलेट ही डिसाइड करता है कि पेयरिंग किस तरीके से होनी है। अब एडेनिन के साथ थायमिन बाइंड करना है, साइटोसिन के साथ ग्वानिन बाइंड करेगा। अब एडेनिन है नेक्स्ट जो नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ कौन बाइंड करेगा? थायमिन बाइंड करेगा। ग्वानिन के साथ कौन बाइंड करेगा? साइटोसिन। इस तरीके से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो डिसाइड करती है। बाकी पेयरिंग की इलोंगेशन करने का काम कौन करती है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करती है। फिर इसी के साथ बीटा स्लाइडिंग क्लैंप प्रेजेंट होती है। वो बार बार यहाँ से आकर यहाँ पर क्लिप लगा लेती है ताकि पेयरिंग जो है सही तरीके से होती रहे, इनके अंदर गैप ना आ जाए और ये अलग अलग ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर लास्ट में क्लिप भी लगती रहती है। तो इस तरीके से लीडिंग स्ट्रैंड पर चलती रहती है इलोंगेशन वाली प्रोसेस डीएनए पॉलीमराइजेशन की। वैसे ही
लैगिंग स्ट्रैंड पर भी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रोकैरियोट्स में वर्क करती है। पीछे क्लिप लग जाती है ताकि पेयरिंग अच्छे से होती रहे और स्ट्रैंड खुल ना जाए। इस तरीके से यहाँ पर भी थायमिन प्रेजेंट है तो एडेनिन बाइंड करेगा, फिर ग्वानिन प्रेजेंट है तो साइटोसिन बाइंड करेगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड दोनों में प्रेजेंट होती है डीएनए की, वो डिसाइड करती है कि किस तरीके से बाइंडिंग होनी है। तो इस तरीके से ये लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड पे फॉर्मेशन हो जाती है। लीडिंग स्ट्रैंड पर तो कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन होती है डीएनए की, और यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन होती है जिनको कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है। बाकी ये जो फॉर्मेशन हुई थी ये तो डीएनए प्राइमर की फॉर्मेशन हुई थी। डीएनए प्राइमर की फॉर्मेशन कौन करता है? आरएनए प्राइमेज। बाकी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर प्राइमर पहले से ही प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 4। उसका भी वर्क यही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करने का, और ये सबसे सुपर फास्ट डीएनए पॉलीमरेज है। कितने भी एरर आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना वर्क करती रहती है। इसका मेन काम जो है वो यही है कि डीएनए में डिलीशन ना हो। डीएनए में कितने भी एरर आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एलोंगेट करती रहेगी। जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अपना काम करना बंद कर देती है तब डीएनए पॉलीमरेज 4 आकर सारा का सारा जो स्ट्रेस होता है उसको रिलीज करने का काम करती है। इसीलिए इसको स्ट्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉस रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। मेन काम जो होता है उसका वो स्ट्रेस रिलीज करने का है। कभी कभी ऐसा होता है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वर्क करते करते रुक जाती है, जब बहुत सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाती है डीएनए की, तब ये डीएनए पॉलीमरेज 4 की ज़रूरत पड़ती है और ये आकर अपना वर्क कंप्लीट करती है। तो ये सॉस रिस्पॉन्स का वर्क करती है। सॉस रिस्पॉन्स में क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज 4 नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव रहती है, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वर्क कर रही होती है, तो डीएनए पॉलीमरेज 4 की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनएक्टिव क्यों होती है? ये इनएक्टिव इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर लक्स ए प्रोटीन बाइंड रहती है इसकी एक्टिव साइट में, इसलिए ये वर्क नहीं कर पाती है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वर्क नहीं कर पाती है, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है सिंगल स्ट्रैंड वो काफ़ी सारा खुल जाता है और उसको मैनेज करना आसान नहीं होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज 4 की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत फास्ट वर्क करती है और कितना भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो उसको रेप्लिकेट करने का काम आसानी से कर सकती है। तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बढ़ जाता है तो रेक ए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। रेक ए प्रोटीन बनने के बाद लक्स ए प्रोटीन को यहाँ से निकाल दिया जाता है एक्टिव साइट से, और एक्टिव साइट से निकलने के बाद ये एक्टिव हो जाती है, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। एक्टिव फॉर्म में आते ही ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की जगह ले लेती है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो अपना वर्क कर रही होती है और नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर ये जाकर बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद इसको हटाने के बाद खुद वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो कितना भी सिंगल स्ट्रैंड हो वो ये आसानी से वर्क कर सकती है। डीएनए पॉलीमरेज 5 की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 5 का काम है ट्रांसलेशन सिंथेसिस करने का। एक्टिविटीज़ की भी वही है 5' to 3' डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करने का यानी एलोंगेशन करने का, और 3' to 5' डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस यानी प्रूफ रीडिंग करने का, रिपेयर करने का काम है। मेन जॉब जो है वो ट्रांसलेशन सिंथेसिस करने का है। किस तरीके से करते हैं ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्ट्रैंड है वो बीच में ब्रेक हो जाता है, उसी को लेजन बोलते हैं। तो लेजन को फिल करने की जो प्रोसेस होती है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसलेशन करने का काम करती है डीएनए पॉलीमरेज 5। किस तरीके से वर्क करती है? जब कभी भी कहीं पे लेजन की फॉर्मेशन हो जाती है तो लेजन की फॉर्मेशन को फिल करने का काम करती है डीएनए पॉलीमरेज 5। वो आकर बाइंड कर जाती है और बाइंड करने के बाद जितनी भी गैप होता है उसको फिल करने का काम पूरा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये डीएनए पॉलीमरेज 5 वर्क करती है और ये इसका मेन जॉब होता है ट्रांसलेशन सिंथेसिस का। तो इस तरीके से प्रोकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज हैं। प्रोकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज हम लोगों ने पढ़ ही लिए हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1st, 2nd, 3rd, 4th और
सभी के वर्क हम लोगों ने जाने लिए हैं। डीएनए पॉलीमरेज का जो मेन काम होता है वो आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का होता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का जो मेन वर्क होता है वो निक ट्रांसलेशन का होता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड दोनों काम करती है, लीडिंग स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन करती है और लैगिंग स्ट्रैंड पर भी रेप्लिकेशन करती है। डीएनए पॉलीमरेज 4 सॉस रिस्पॉन्स का वर्क करती है और डीएनए पॉलीमरेज 5 ट्रांसलेशन सिंथेसिस का वर्क करती है। 5' to 3' डायरेक्शन में प्राइमर कोई भी नहीं बना पाता है। 5' to 3' डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन सभी कर लेते हैं। 3' to 5' डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस भी सभी कर लेते हैं, यानी प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी सभी कर लेते हैं। लेकिन 5' to 3' डायरेक्शन में प्रूफ रीडिंग करने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कर लेता है। तो ये इसका यूनिक फीचर है, कॉर्नवर्न एंजाइम बोलते हैं इसको, इसलिए। तो यही सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं उनके बारे में। यूकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे वहाँ पर 1 2 3 4 5 थे, यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन प्रेजेंट होते हैं। वर्क वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है वो डीएनए प्राइमर की फॉर्मेशन कर लेता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए की प्राइमर की फॉर्मेशन कोई भी डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर पाता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है यूकैरियोट्स में वो डीएनए प्राइमर की फॉर्मेशन कर लेता है। यानी ये इनिशिएशन डोमेन होती है इसके पास। इनिशिएशन डोमेन होने की वजह से ये प्राइमर अपना बना सकता है और इलोंगेशन भी कर सकता है। तो 5' to 3' डायरेक्शन में ये वर्क करती है। बाकी किसी भी डीएनए पॉलीमरेज के पास ये फैसिलिटी नहीं होती है कि वो अपना प्राइमर खुद से बनाकर इलोंगेशन का वर्क स्टार्ट कर दें। 5' to 3' डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन या इलोंगेशन की बात की जाए तो ये सभी कर लेते हैं। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस की बात की जाए, यानी प्रूफ रीडिंग की बात की जाए, रिपेयर की बात की जाए रेप्लिकेशन होने के बाद, पोस्ट रेप्लिकेशन की, तो यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा नहीं कर पाता है, यानी रिपेयर करने का काम इसका नहीं है। इसका काम केवल प्राइमर सिंथेसाइज करने का है। तो मेन काम जो है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का वो प्राइमर सिंथेसिस का है। डीएनए पॉलीमरेज बीटा का काम क्या है? निक ट्रांसलेशन का है, जैसा कि हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का निक ट्रांसलेशन का, तो ये सेम है। डीएनए पॉलीमरेज गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए रेप्लिकेशन करती है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो ओकाजा की फॉर्मेशन करती है लैगिंग स्ट्रैंड पे, और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। जबकि हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था, वो सारा का सारा वर्क कर रहा था, लीडिंग स्ट्रैंड पर भी कर लेता था रेप्लिकेशन और लैगिंग स्ट्रैंड पर भी कर लेता था। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। डीएनए पॉलीमरेज गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन करता है, डेल्टा और एप्सिलॉन जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ और हैं डीएनए पॉलीमराइज करने के लिए। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन के बाद डीएनए पॉलीमरेज थीटा भी होता है, और भी कई तरीके के डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं और ये उनके फंक्शन है अलग अलग। तो अब तक हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम वर्क करती हैं, टोपोआइसोमेरेज, हेलिकेज, आरएनए प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज, इनके बारे में बात कर लिया। आरएनएज एच जो कि प्रोकैरियोट्स में वर्क करती है। आरएनएज डाइजेस्टर हाइब्रिड भी बोलते हैं इसको। इसका जो मेन वर्क होता है वो डाइजेशन करने का होता है। अगर कभी भी प्राइमर में एरर आ जाते हैं, कुछ बाइंडिंग जो होती है वो सही तरीके, नाइट्रोजनस बेस में कुछ एरर अगर आ जाते हैं प्राइमर में, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। डाइजेस्ट करेंगे तो डाइजेस्ट करने के बाद फिर उनको रिपेयर भी करने के लिए अगली एंजाइम वर्क करती है। तो आरएनएज एच किस तरीके से वर्क करती है वो देख लेते हैं। आरएनएज एच अगर प्राइमर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, बेसिकली प्राइमर की बात करें तो प्राइमर में न्यूक्लियोटाइड 5 to 12 न्यूक्लियोटाइड के प्राइमर होते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई भी एरर आता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा साइटोसिन के साथ एडेनिन बाइंड है और यहाँ पर थायमीन के साथ थायमीन बाइंड है, तो ये एक तरीके का एरर है बेस पेयरिंग का, पेयरिंग सही तरीके से नहीं है। तो आरएनएज एच क्या करेगा? आरएनएज एच इसको डाइजेस्ट कर लेगा और डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ पर रिपेयरिंग का काम हो जाएगा। तो ग्वानिन के साथ साइटोसिन बाइंड कर देगा और एडेनिन के साथ थायमीन। तो इस तरीके से आरएनएज एच वर्क करता है। आरएनए प्राइमर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आरएनएज एच वर्क करता है।
अब यहाँ पे RNase-H जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में वर्क करता है, उसी तरीके से फ्लैप एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोट्स में वर्क करता है। अगर प्रोकैरियोट्स के प्राइमर में प्रॉब्लम है तो RNase-H वर्क करेगा, अगर यूकैरियोट्स के प्राइमर में प्रॉब्लम है तो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस वर्क करेगा। वर्क दोनों के सेम है, बस नेमिंग में डिफरेंस है, क्योंकि एक प्रोकैरियोट्स में वर्क करता है और दूसरा यूकैरियोट्स में वर्क करता है। तो इस तरीके से ये दोनों प्राइमर को रिपेयर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एंजाइम है वो डीएनए लाइगेज है, और ये लास्ट एंजाइम है। जब पूरा डीएनए में रेप्लिकेशन हो जाता है उसके बाद अगर कोई भी स्ट्रैंड बीच में ब्रेक हो जाता है, डीएनए में ब्रेक स्ट्रैंड को फिल करने का काम डीएनए लाइगेज का होता। क्या है इसमें, ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है जहाँ पर भी डीएनए ब्रेक होता है या निक प्रेजेंट होता है, निक बोलते हैं इसको। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर जहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमने अभी जाना ही है कि डीएनए पॉलीमरेज भी रिपेयर का काम करती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है डीएनए पॉलीमरेज रिपेयर नहीं कर पाती हैं, कहीं कहीं पर डीएनए के स्ट्रैंड में ब्रेक रह जाता है, तो उनको फिल करने का काम डीएनए लाइगेज करता है। तो यहाँ पर अब देखिए जैसे कि एक डीएनए में ब्रेक है या निक की फॉर्मेशन है जो डीएनए लाइगेज को फिल करनी है, तो वो इस तरीके से करेगा। बेसिकली डीएनए लाइगेज एटीपी का यूज़ करते हैं, या डीएनए लाइगेज एटीपी का यूज़ करके एडेनिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन करेगा। मोनोफॉस्फेट की जो फॉर्मेशन होगी वो 5' फॉस्फेट के साथ इंटरेक्शन करेगी या बाइंड करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और उसके बाद ये 5' फॉस्फेट 3' OH के साथ बाइंड हो जाएगा और OH ग्रुप निकल जाएगा। इस तरीके से ये जो डीएनए स्ट्रैंड में ब्रेक था वो फिल हो जाएगा। तो ये एटीपी का यूज़ करते हैं डीएनए लाइगेज और फॉर्मेशन करते हैं। मोस्टली डीएनए लाइगेज एएमपी एडेनिन मोनोफॉस्फेट ड्राइव करते हैं एटीपी से, ये आप लोगों को अभी बता ही दिया था जो भी है। लेकिन कभी कभी डीएनए लाइगेज में एनएडी का यूज़ होता है। ई कोलाई की अगर बात की जाए तो ई कोलाई में एटीपी का यूज़ ना होकर एनएडी का यूज़ किया जाता है। डीएनए लाइगेज कैन सील बोथ सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि ये सिंगल स्टैंड ब्रेक होता है उनको भी जोड़ सकते हैं, और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होते हैं तो उनको भी फिल कर सकते हैं। और डीएनए लाइगेज कैन बाइंड ब्लंट एंड ऑफ डीएनए एज वेल एज स्टिकी एंड ऑफ डीएनए, लेकिन स्टिकी एंड जो होते हैं उनको ये ज़्यादा फेवर करते हैं बाइंड करने के। तो एंजाइमेटिक प्रोटीन के बारे में कंप्लीट बात हो चुकी है। अब नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन में जैसे सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होती है। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन नाम से ही पता चल रहा है, जो भी स्ट्रैंड ओपन होते हैं हेलिकेज के द्वारा, तो वो स्ट्रैंड दोबारा आपस में बाइंड ना हो जाए या उलझ ना जाए, उनको सिंगल रहने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर अटैच कर दी जाती है। ये सारी की सारी जो प्रोटीन है वो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है। तो इनका बस मेन रोल यही है कि डीएनए आपस में उलझ ना जाए सिंगल होने के बाद। तो ये जैसे कोई मोतियों की माला होती है उनमें मोती लगा दिए जाते हैं ताकि वो आपस में उलझ ना जाए, तो उसी तरीके से ये भी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर फिक्स कर दी जाती है। दूसरा है क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स और रेप्लिकेशन फैक्टर सी। ये लोग आप लोगों को बता ही दिया था, डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ मिलकर वो वर्क करते हैं। इसे क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये जो जितना भी है, और प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स, वहीं रेप्लिकेशन फैक्टर सी बोलते हैं यूकैरियोट्स में। होलो एंजाइम की फॉर्मेशन करता है डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ मिलकर, आप लोगों को बता ही दिया था। नेक्स्ट जो है नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन, वो बीटा स्लाइडिंग क्लैंप है। ये जो क्लिप टाइप प्रोटीन है ये बीटा स्लाइडिंग क्लैंप होती है। प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं इसको बीटा स्लाइडिंग क्लैंप, और यूकैरियोट्स में इसको पीसीएनए बोलते हैं। पीसीएनए की फुल फॉर्म प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन होती है। ये आप लोगों को बता ही दिया था कि ये क्लिप जो है वो यहाँ से निकल कर डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ बाइंड करती है और वर्क करती है। तो नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन के बारे में इतना ही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे। प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से रेप्लिकेशन होती है और यूकैरियोट्स में किस तरीके से रेप्लिकेशन होती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।